यहाँ से हमें पता लग रहा है कि हमारे पास दो एसेट्स की वैल्यूज हमें वर्कआउट करनी है, एक रिसीवेबल और एक इन्वेंट्री, और एक पेबल की एक लायबिलिटी की वर्कआउट करनी वैल्यू वो है पेबल्स। ठीक है जी। तो टर्नओवर रेशियो से हमें पता लग गया कौन से करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है जिनसे हमारे वर्किंग कैपिटल बनेंगे। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पे अपनी डिस्क्रिप्शन में डालते हैं। हमें इन्वेंट्री चाहिए, हमें रिसीवेबल्स चाहिए, रिसीवेबल कह लीजिए, डेटर्स कह लीजिए, हमें पेबल्स चाहिए, पेबल्स कह लीजिए, क्रेडिटर्स कह लीजिए, एक ही बात है। और इन सब को लेके यहाँ पे हमारी प्रोजेक्टेड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आ जाएगी। जो कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज होगी। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक तो जो कीजिएगा, बेसिकली हमें यहाँ पे रिसीवेबल डेज अवेलेबल है। हमारे पास यहाँ पे सेल्स अवेलेबल हैं। क्वेश्चन इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन विल अज्यूम दैट ऑल द सेल्स आर ऑन क्रेडिट। और हमें यहाँ पे 360 डेज इन अ ईयर अवेलेबल हैं। हमें रिक्वायर्ड क्या है? डेटर बैलेंस। हमें डेटर बैलेंस चाहिए। मैं इसकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग पहले आपको दे देता हूँ, फिर इसका मैं एक एफिशिएंट वे भी आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। बेसिकली तो हमें रिसीवेबल डेज का फार्मूला अवेलेबल है। रिसीवेबल डेज का फार्मूला अवेलेबल होता है जिसमें डेटर बैलेंस या रिसीवेबल बैलेंस कह लीजिए ओवर क्रेडिट सेल्स, एनुअल क्रेडिट सेल्स आती हैं यहाँ पे, इनटू 360 इन दिस केस। इसमें हमें रिसीवेबल डेज इस क्वेश्चन में अवेलेबल हैं जी, वो हैं जी आपके 60। क्रेडिट सेल्स आपको अवेलेबल है प्रोजेक्टेड, वो हैं जी 100 मिलियन 360, और यहाँ से आपने डेटर बैलेंस निकालना है। तो हम इस इक्वेशन को डेटर बैलेंस के लिए सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, वो हमें कोई इशू नहीं है, हम इजीली इसको डेटर बैलेंस के लिए सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसी इक्वेशन को लिख के सॉल्व करने से एक एफिशिएंट वे भी मैं इससे आपसे शेयर कर लेता हूँ जो हमारे लिए बड़ा कन्वीनियंट रहता है। डेटर बैलेंस, डेटर डेज 60 का मतलब क्या होता है? डेटर डेज 60 का मतलब होता है कि आपका डेटर बैलेंस 60 दिन की सेल के बराबर है। एक बड़ा सिंपल सी स्टेटमेंट है। डेटर डेज 60 का मतलब क्या है कि पिछले आपका कस्टमर 60 दिन बाद पैसे देता है। इन अदर वर्ड्स, पिछले 60 दिनों से कस्टमर ने पैसे आपको नहीं दिए। इन अदर वर्ड्स, आपका डेटर बैलेंस पिछले 60 दिन की सेल के बराबर है। सो 60 दिन की सेल के बराबर डेटर बैलेंस है। तो ये फार्मूला हम डायरेक्टली अरेंज कर लेते हैं, डायरेक्टली बजाय इसके 2 स्टेप में करें। हम इसको ईजिली डेटर बैलेंस यहाँ से वर्कआउट कर लेते हैं कि एनुअल सेल्स, एनुअल क्रेडिट सेल्स डिवाइड विथ 360 इंटू डेटर डेज। ठीक है, बेसिकली हम हमारी सेल्स हैं जी एनुअल 100 मिलियन डिवाइड विथ 360, ये एक दिन की सेल आ गई, और 60 दिन हमारा डेटर बैलेंस है। तो 60 दिन की सेल कितनी बनी? 16.67 मिलियन। ठीक है जी, ये ही कॉन्सेप्ट हम इन्वेंट्री पे भी लगा लेंगे, हम क्रेडिटर्स पे भी लगा लेंगे। हमें न्यूमरेटर लेना है। इन्वेंट्री का न्यूमरेटर हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स होता है, क्रेडिटर का न्यूमरेटर हमारा इस केस में वो जो बेस फिगर होती है उस फार्मूले की कैलकुलेशन के लिए वो क्रेडिट परचेज आ जाती है। ठीक है, तो डेटर बैलेंस आ गया हमारे पास 16.67। ये मैंने आपको यहाँ पे इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए सारा समझा दिया। अब मैं इन्वेंट्री और क्रेडिटर्स मैं यहीं पे वर्कआउट कर सकता हूँ। जैसे मैंने कहा, इन्वेंट्री के लिए मेरी बेस फिगर जो मैंने यूज़ करनी है दैट विल बी कॉस्ट ऑफ सेल्स 60 मिलियन, और इन्वेंट्री के लिए मुझे डेज चाहिए तो 30 दिन की कॉस्ट ऑफ सेल्स के बराबर, 30 दिन की कॉस्ट ऑफ सेल्स के बराबर। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स 60 है डिवाइड विथ 360, एक दिन की कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू 30। ये हमारी इन्वेंट्री के बैलेंस की वर्किंग है। तो ये मेरे लिए दिस इज गुड इनफ वर्किंग फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये जी 5 इन्वेंट्री का बैलेंस आ गया। अब पेबल का बैलेंस लेना है। पेबल के लिए अब यहाँ पे तवज्जो कीजिएगा, पेबल के लिए वैसे तो आइडियल बेस फिगर क्रेडिट परचेजेस है, बट इस क्वेश्चन में क्रेडिट परचेज की फिगर अवेलेबल नहीं है। तो उस केस में हम नियरेस्ट पॉसिबल जो सूटेबल फिगर होती है उसी को एज अ बेस यूज़ कर लेते हैं। जहाँ पे मोस्ट सूटेबल आइडियल बेस अवेलेबल नहीं है, आप नियरेस्ट पॉसिबल फिगर लेंगे। परचेजेस चाहिए, परचेज अवेलेबल नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल ले लेंगे। तो यहाँ पे भी पेबल भी हमारे कॉस्ट ऑफ सेल पे ही वर्कआउट करेंगे। पेबल पीरियड हमारा है 40, तो 60 बेस फिगर है ओवर 360 इंटू 40, ये हमारे पेबल का बैलेंस आ जाएगा जी 6.67। ये जी यहाँ से अब हम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अपनी सेस कर सकते हैं। ये जी 15 मिलियन आ गया,
ये हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है अगले साल की, प्रोजेक्टेड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। इसका एक अगला स्टेप जो मैंने आपसे जैसे शेयर किया था, जो पॉसिबली हो सकता था कि हमें बताया जाता हमारी करंट वर्किंग कैपिटल कितना है, तो उससे हम वर्किंग कैपिटल, एडिशनल वर्किंग कैपिटल टू बी अरेंज्ड आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने 15 मिलियन अगले साल का निकाला, हमें कहा जाता 12 मिलियन अभी हमारे पास करंट बैलेंस शीट से हम मेजर कर पा रहे हैं, तो एडिशनल जो चाहिए वो 3 मिलियन है। ये पोटेंशली एक स्टेप और क्वेश्चन में हमसे रिक्वायरमेंट हो सकती थी कि जी बताइए अगले साल एडिशनल हमें वर्किंग कैपिटल कितना अरेंज करने की जरूरत है। तो अगले साल की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट करेंगे और करंटली जो अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट वो लेस कर देंगे, तो आपको मिल जाएगी एडिशनल आपको कितना फाइनेंस अरेंज करने की ज़रूरत है। तो ये जी कैश ऑपरेटिंग साइकिल का ताल्लुक वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट से, उस पर हमने बात की। एक इलस्ट्रेशन इसी रिक्वायरमेंट, इसी कॉन्सेप्ट को लेके और देखते हैं। ये थोड़ी सी कम्प्रीहेंसिव इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन 6 पे आ जाइए। रिक्वायरमेंट है जी यहाँ पे हमारी कंप्यूट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ मुसव्वर लिमिटेड अज्यूमिंग दैट लेबर फोर्स इज पेड फॉर 50 वर्किंग वीक्स इन अ ईयर। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए जी लेबर के लिए। उसने कहा जी पेमेंट पीरियड आपका 50 वीक्स की पेमेंट आप साल में करते हैं। और जनाब अब हम डाटा पढ़ते हैं, फिर हम इसका फॉर्मेट्स और फार्मूलाज की तरफ चलेंगे। फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू मुसव्वर लिमिटेड अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सेल रेवेन्यू फॉर द ईयर 1.5 मिलियन। कॉस्ट ऑफ सेल्स, परसेंटेज ऑफ सेल्स हमें गिवन है जी। डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स हमें गिवन है जी। और देन हमें फर्दर कहा गया जी एवरेज statistics relating to working capital are as follows. Receivable take 2.5 months to pay. Days की जगह अब months में बात हो रही है, कोई बात नहीं। Raw materials are inventory for 3 months, ये inventory period आ गया। Work in process 2 months half produced goods. Finished goods represent 1 month production. Credit is taken. कहाँ से क्रेडिट ले रहे हैं जी? मटेरियल का 2 महीने का, डायरेक्ट लेबर का 1 वीक का, वेरिएबल ओवरहेड 1 मंथ का, फिक्स्ड ओवरहेड 1 मंथ का, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हाफ मंथ का। वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस। उसने आपको इन्वेंट्री वैल्यूएशन बता दी कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन मार्जिनल कॉस्टिंग पे हो रही है, शायद उसमें आपने कॉस्ट ऑफ मटेरियल लिया है, लेबर लिया है और वेरिएबल एक्सपेंसेस ये डाल के इन्वेंट्री वैल्यू की जाती है। वो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री है या फिनिश गुड इन्वेंट्री है, ठीक है जी। अब हम इस डेटा को लेकर सबसे पहले तो फॉर्मेट की तरफ जाते हैं। हमें चाहिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। सवाल अगर हमने ध्यान से पढ़ लिया है तो जैसे मैंने कहा टर्नओवर रेशियो से हमें पता लगेगा हमने कौन से करंट एसेट्स और कौन सी करंट लायबिलिटीज़ की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। टर्नओवर रेशियोज़ को जब हम यूज़ करते हैं, जब रिव्यू करते हैं, तो हमें पता लग रहा है कि हमें करंट एसेट्स में रॉ मटेरियल चाहिए, वर्क इन प्रोसेस चाहिए, फिनिश गुड्स की वैल्यू चाहिए और डेटर्स की वैल्यू चाहिए, ठीक है जी। ये आपके करंट एसेट्स आ गए। फिर जब हम रिव्यू करते हैं इन्हीं टर्नओवर रेशियोज़ को तो करंट लायबिलिटीज़ का डाटा हमें मिलता है। करंट लायबिलिटीज़ में हमें यहाँ से जो पता लग रहा है जी हमें मटेरियल के क्रेडिटर्स चाहिए। हमें क्रेडिटर्स बेसिकली ले रहे हैं। करंट लायबिलिटीज़ में हम मेनली क्रेडिटर्स ले रहे हैं और क्रेडिटर्स कौन कौन से हैं? मटेरियल के, हमारे पास फिर डायरेक्ट लेबर के हैं, देन वी हैव वेरिएबल ओवरहेड्स, उसके क्रेडिटर्स हैं, फिर हमारे पास फिक्स्ड ओवरहेड के क्रेडिटर्स हैं। ये तमाम टर्नओवर रेशियो जो हमें गिवन है उन सब के अगेंस्ट पेबल इकट्ठे होंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं। अच्छा जी, ये तमाम वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट करनी है उसी कॉन्सेप्ट के तहत जो मैंने आपसे अभी शेयर किया था कि डेटर डेज 60 का मतलब डेटर बैलेंस इज इक्वल टू 60 डेज ऑफ सेल्स। उसी कॉन्सेप्ट के तहत ये हमने वैल्यूज़ तमाम सर्टेन करनी है। लेकिन उससे पहले हम तमाम अपने एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू सर्टेन करें। एसेट और लायबिलिटीज़ की जो बेस फिगर्स हैं उनको ज़रा हम सर्टेन कर लें। जैसे रॉ मटेरियल इन्वेंट्री के लिए डायरेक्ट मटेरियल इज़ द बेस फिगर, लेबर पेबल के लिए लेबर इज़ द बेस फिगर, वेरिएबल ओवरहेड पेबल के लिए वेरिएबल ओवरहेड इज़ द बेस फिगर। तो हम ये बेस फिगर ज़रा अरेंज कर लें और उसके बाद फिर हम अपनी वर्किंग स्टार्ट करेंगे।
यहाँ पे हमारी नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आने वाली है, एक टोटल करंट एसेट्स का होगा, एक टोटल करंट लायबिलिटीज़ का होगा, और यहाँ पे हम नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ले रहे होंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हम एक वर्किंग कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा बेस फिगर के लिए हमारे पास बेस फिगर्स में हमारी सेल्स रेवेन्यू की फिगर अवेलेबल है और इसी पे तमाम फिगर लिंक की गई हैं। 1.5 मिलियन की हमारे पास रेवेन्यू की फिगर अवेलेबल है और बाकी जो परसेंटेजेस हैं उनको हम कन्वर्ट करते जाते हैं। डायरेक्ट मटेरियल है जो कि 30% ऑफ सेल्स हैं, ये जी 450,000 हो गया। फिर हमारे पास डायरेक्ट लेबर है, ये है जी डायरेक्ट लेबर 25% ऑफ सेल्स, $375,000 हो गया जी। फिर हमारे पास है जी वेरिएबल ओवरहेड्स, ये आपका 10% ऑफ सेल्स है, 150,000। फिर हमारे पास फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं जी, ये आपके 15% ऑफ सेल्स हैं, ये 225,000 हो गए। देन वी हैव सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये 5% है, 75,000। ये तमाम बेस फिगर्स आ गई हैं। अब इनको लेके हम एसेट्स और लायबिलिटीज इस्टेब्लिश कर लेते हैं वन बाय वन। रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री हमें बताई गई है जी फॉर 3 मंथ। रॉ मटेरियल इज़ फॉर 3 मंथ्स, ठीक है जी, और 3 मंथ्स फॉर कंजम्पशन के 3 मंथ्स के बराबर होगी। और ये जी हमारी रॉ मटेरियल की कंजम्पशन आ रही है। वैल्यू उसकी हमने निकाल ली थी जी। रॉ मटेरियल की वैल्यू है रॉ मटेरियल 450,000, ये एक साल की वैल्यू है, तो ये साल की कंजम्पशन है। उसने कहा जी इन्वेंट्री इन हैंड फॉर 3 मंथ्स, इसका मतलब 3 महीने की जो कंजम्पशन है हमारे पास स्टॉक में रहेगी। तो वो हम यहाँ से इस्टेब्लिश करते हैं जी 450,000 डिवाइड विद 12, ये मंथ आ गई कंजम्पशन, इंटू 3, ये 3 मंथ कंजम्पशन आ गई। तो 450 ये जनाब आपकी 1,12,500 ये रॉ मटेरियल इन्वेंट्री आ गई। वर्क इन प्रोसेस को फिलहाल मैं होल्ड करता हूँ, फिनिश गुड्स पे मैं जाता हूँ आपके पास। उसने फिनिश के बारे में गुड्स के बारे में मैं कहा लास्ट सेंटेंस जस्ट अबव रिक्वायरमेंट, दे आर वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस। हम देखते हैं साल में हमारा टोटल खर्चा रॉ मटेरियल, लेबर एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस के मद में हुआ कितना है। ये जनाब 450,000 प्लस 375,000 प्लस 150,000, इसका मतलब पूरे साल में जो हमने प्रोडक्शन की है वो 975,000 की है। ये हमारी पूरे साल की प्रोडक्शन की वैल्यू है, ठीक है जी, पूरे साल की प्रोडक्शन की वैल्यू है। यहाँ पे इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर इंफॉर्मेशन विल अज्यूम दैट इन्वेंट्री लेवल्स आर द सेम। तो ये प्रोडक्शन की वैल्यू हमारे पास 975,000 आ गई। हमें इन्वेंट्री के बारे में वो कहता क्या है, इन्वेंट्री के बारे में नोट है जी फिनिश गुड्स के बारे में, रिप्रेजेंट 1 मंथ प्रोडक्शन। तो भाई ये 1 साल की प्रोडक्शन है, तो 1 मंथ की प्रोडक्शन क्या हुई 81,250, ये आपकी फिनिश गुड्स स्टॉक की वैल्यू आ गई। अब यहीं पे हम वर्क इन प्रोसेस स्टॉक की वैल्यू में निकाल लेते हैं। वर्क इन प्रोसेस आपको पता होना चाहिए अपनी प्रायर स्टडी से पार्शली कंप्लीट प्रोडक्ट होती हैं, ठीक है जी, और उसने बताया दे रिप्रेजेंट्स 2 मंथ्स हाफ प्रोड्यूस्ड गुड्स। 2 महीने की प्रोडक्शन लेकिन हाफ प्रोड्यूस्ड है। हमारा कॉन्सेप्ट प्रायर जो रहता है, कभी प्रोसेस कॉस्टिंग में पढ़ा था कि जो प्रोडक्शन जिस लेवल पे पहुंची होती है उसको उसी लेवल के हिसाब से प्रोपोर्शनेट कॉस्ट एलोकेट कर देते हैं। तो उसने कहा पूरे साल में जो आपने प्रोडक्शन की इन्वेंट्री वर्क इन प्रोसेस 2 महीने के स्टॉक के बराबर है, लेकिन हाफ प्रोड्यूस्ड है। हाफ प्रोड्यूस्ड है तो कॉस्ट 50% एलोकेट हो जाएगी। 2 मंथ्स हाफ प्रोड्यूस्ड, it gives the same figure। 1 month full production या 2 month half production inventory, they have the same value। लेकिन बहरहाल कैलकुलेशन दोनों की मैंने आपसे सामने रख दी। फिनिश गुड्स पूरे साल की प्रोडक्शन कॉस्ट डिवाइड बाय 12, 1 मंथ प्रोडक्शन आ गई। वर्क इन प्रोसेस पूरे साल की प्रोडक्शन कॉस्ट, उससे 2 मंथ्स की प्रोडक्शन निकालो और हाफ प्रोड्यूस का मतलब हाफ कॉस्ट एलोकेट हो जाएगी। डेटर्स की बेस फिगर जी क्रेडिट सेल्स होती हैं,
वो हमारे पास अवेलेबल है 51.5 मिलियन। वील अज्यूम इन द एब्सेंस ऑफ कंफर्मेशन दैट ऑल सेल्स आर ऑन क्रेडिट। और दूसरी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है डेटर्स पीरियड, वो है जी 2.5, 2.5 महीने। सो डेटर्स बैलेंस हमारा आएगा 15 लाख बटा 12 इंटू 2.5, 3,12,500। इसके बाद जी पेबल्स की बारी आती है। पेबल में मटेरियल है, मटेरियल के अगेंस्ट पेबल। क्रेडिटर्स का ताल्लुक रॉ मटेरियल परचेजेस से होता है। हमें रॉ मटेरियल परचेजेस की फिगर नहीं है, लेकिन रॉ मटेरियल कंजम्पशन की फिगर अवेलेबल है। और जब इन्वेंट्री लेवल्स आर अज्यूम टू बी द सेम, कंजम्पशन एंड परचेजेस आर द सेम। ठीक है जी। तो इसका मतलब रॉ मटेरियल की जो कंजम्पशन है उसी पे हमारा पेबल का बैलेंस वर्कआउट होना है। और पेबल का पीरियड कितना है? 2 मंथ्स। इसका मतलब 2 मंथ परचेजेस के बराबर हमारे पेबल होंगे। टोटल सालाना परचेजेस हमारी 4,50,000 हैं। तो 2 मंथ परचेजेस यहाँ से वर्कआउट कर लें, 75,000। डायरेक्ट लेबर के बारे में वो कहते हैं जी हमारा क्रेडिट है उनसे 1 वीक का, और हमें रिक्वायरमेंट में कहा गया है 50 वीक्स की पेमेंट की जाती है। तो 1 वीक का क्रेडिट का मतलब साल में जितना हमारा खर्चा है उसमें से 1 वीक का खर्चा हमारा आउटस्टैंड कर रहा होगा। तो सालाना खर्चा डायरेक्ट लेबर का है 375, और ये खर्चा है 50 हफ्तों का। तो 1 वीक का खर्चा क्या हुआ? 375,000 डिवाइड बाई 50, 7,500। ये जी हमारा लेबर का पेबल है। टोटल 3,75,000 हमारे पूरे साल की कॉस्ट है, जो 50 वीक्स बनते हैं। 1 वीक पेबल होगा, 1 वीक डिले से हम पे करते हैं, तो 1 वीक हमारा आउटस्टैंड कर रहा होगा। वेरिएबल ओवरहेड के जनाब बारे में वो कहता है इसका पेबल पीरियड है 1 मंथ, फिक्स्ड ओवरहेड भी 1 मंथ है। तो हमारे पास खर्चा, सालाना खर्चा अवेलेबल है वेरिएबल ओवरहेड का, उसमें से हम 1 महीने का खर्चा निकाल लेंगे। वेरिएबल ओवरहेड सालाना खर्चा 1,50,000 डिवाइड बाई 12 कर दें, 1 महीने का खर्चा आ गया। फिक्स्ड ओवरहेड सालाना खर्चा 2,25,000, ये भी 1 मंथ है, तो डिवाइड बाई 12 कर दें। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ये जी हाफ मंथ है, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का सालाना खर्चा 75,000 है, डिवाइड बाई 12 इंटू 0.5। लीजिए यहाँ से ये सारे पेबल्स हमारे आ गए। ये जी एक सब टोटल हमारा करंट एसेट्स का हो गया। एक सब टोटल हम लायबिलिटीज़ का कर लेते हैं। और यहाँ से हम A माइनस B हमारे पास वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़, ये हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आ गई। अच्छा, ये एक बड़ी कंप्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन थी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की, जिसको मैंने आपको कोशिश की कि एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ आपसे मैं शेयर करूं। अच्छा, ये इलस्ट्रेशन, ये जो पहला फेज़ हमारा वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड, जो मैंने कहा था वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल फंडिंग, जो हम कैसे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में कैसे डिस्कशन होती है उसको हमने असेस कर लिया। कैश ऑपरेटिंग साइकिल का ताल्लुक वर्किंग कैपिटल से क्या है। अब इसी रिक्वायरमेंट को लेके हम कुछ पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले जी क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ये आपके पास पेज नंबर पे आ रहा होगा जी, नोट्स में पेज नंबर 705 पे, क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 705। वसीम लिमिटेड का क्वेश्चन है जी हमारे पास। सबसे पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, पास्ट पेपर का ये क्वेश्चन है ओल्ड स्ट्रीम मैनेजमेंट अकाउंटिंग से। अज्यूम दैट यू आर अ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ द कंपनी, advise the management on the following. How much additional finance would be required to achieve 20% increase in sales in the next year? वही कॉन्सेप्ट आ गया जी, एडिशनल फाइनेंस कितना चाहिए। मैंने जैसे आपसे शेयर किया था कि आप अगले साल की रिक्वायरमेंट देखते हैं, करंट अवेलेबल देखते हैं, तो एडिशनल फाइनेंस आ जाता है। बहरहाल ये हमारा और पार्ट है। और बी में कहता है जी व्हाट वुड बी द मैक्सिमम ग्रोथ इन सेल्स दैट कंपनी कैन अचीव इफ एक्सटर्नल फाइनेंसेस आर नॉट अवेलेबल। बी पार्ट को चले हम बाद में देखते हैं, फिलहाल हम पार्ट 1 के रेफरेंस से कि 20% ग्रोथ हमने लेनी है, तो उसके लिए हमें एडिशनल फाइनेंस कितना चाहिए होगा, हम सवाल पढ़ते हैं।
Waseem Limited is engaged in manufacture and sale of consumer products. Its management is in the process of developing the sales plan for the next year. The sales director is of the view that main hurdle in increasing the sales is availability of finance. जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, एक्टिविटी बढ़ती है तो एडिशनल फाइनेंस आपको चाहिए होता है टू फाइनेंस more debtors, to finance more inventory levels, to finance more day to day expenditures. एक्टिविटी बढ़ेगी तो हर चीज़ बढ़ती है, आपकी एक्टिविटी बढ़ जाती है ओवरऑल, तो उसके फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स आते हैं. द समराइज्ड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट November 30th 2016 is as under. This is the current statement of financial position. इसमें फिक्स्ड एसेट्स हैं, इसमें करंट एसेट्स हैं, इसमें ये आपके लॉन्ग टर्म है, ये एक सब टोटल यहाँ पे आ रहा है, ये आपकी करंट, ये भी आपका लॉन्ग टर्म लोन है, ये आपकी करंट लायबिलिटीज़ हैं. ठीक है जी, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ की फिगर आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं. एनीवेज जी, आगे हम चलते हैं. द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल. इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड from the company's past record that any increase in sale require an investment of 140% of additional sales amount in inventories and accounts receivable. जितनी सेल्स बढ़ती है उस सेल्स का 140% आपको इन्वेंट्री रिसीवेबल में इन्वेस्ट करना पड़ता है. करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट आपकी आती है सेल्स का 140%. फर्दर The accounts payable of the company also increased by 25%. Accounts payable increase हो गए मतलब current liabilities आपकी बढ़ जाती हैं. 25% of additional sales amount. Current assets 140% of additional sales. जितनी sales में इजाफा 140% बढ़ेंगे, current liability 25% से बढ़ेंगी. The current sales of the company is 1100 million, while the net profit after tax is 10% of sales. It is the policy of the company to distribute 20% of its profits after tax amongst the shareholders of the company. Currently 1100 आप सेल कर रहे हो, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट 10% ऑफ सेल कमाते हो, जिसमें से 20% डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो. इसका मतलब रिटेन कितना करते हो? 80%. अब यहाँ पे एक छोटा सा एडिशनल कॉन्सेप्ट है जो यूज़ होगा फंड्स रिटेन के बारे में, उस पर हम बात करते हैं. अब हमें उसने पूछा कि भाई बताइए आपको कितने एडिशनल फंड्स चाहिए अगर आप 20% से अपनी ग्रोथ को, सेल्स को ग्रो कराना चाहते हो. क्वेश्चन नंबर 1. अच्छा जी, हमारे पास यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट सेटअप हमारा फॉर्मेट बनेगा इस क्वेश्चन का पार्ट ए का, वो होगा जी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू फाइनेंस करंट एसेट्स, वो कितनी है. इसमें से हम लेस करेंगे फंड्स अवेलेबल फ्रॉम क्रेडिटर्स, इसमें से फर्दर लेस करेंगे फंड्स अवेलेबल फ्रॉम रिटेंशन. इसके बाद हमें यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट मिलेगी दैट इज एडिशनल फंड्स रिक्वायर्ड. बेसिकली मेरी टोटल हमें जो इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमारे करेंट एसेट्स में जो इन्वेस्टमेंट में इजाफा आना है, वो हमारी करंट सेल्स 1100 मिलियन है. इसका 20% हम सेल्स में इजाफा चाहते हैं और इसका 140% हमें करंट एसेट्स में ऐड करना पड़ेगा. ठीक है जी, तो रुपीज़ इन मिलियन में हम फिगर वर्कआउट करें तो 1100 का 20% सेल्स में इजाफा, तो उसका 140% आपको चाहिए. ये आता है जी 308 मिलियन. ये आपको पैसा चाहिए करंट एसेट्स में ऐड करने को. इसमें से एडिशनल सेल्स का 25% आपका क्रेडिटर्स का बैलेंस बढ़ जाएगा, मतलब क्रेडिटर्स से अवेलेबल हो जाएगा पैसा. 55 मिलियन आपको क्रेडिटर्स से अवेलेबल हो जाएगा और आपको अगले साल के प्रॉफिट्स रिटेंशन से भी कुछ पैसा अवेलेबल हो जाएगा. ये जो इंटरनल फंड जो प्रॉफिट्स रिटेन्ड होते हैं, ये हमारी
फंड रिक्वायरमेंट को रिड्यूस करते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट था जो इसमें हमने अभी तक इलस्ट्रेशन में कवर नहीं किया। ये आपको ध्यान में रखना है कि आपका जब भी किसी अगले साल की फंडिंग रिक्वायरमेंट आप असेस कर रहे हो तो अगले साल की फंडिंग रिक्वायरमेंट असेस करते हुए आपने अगले साल के जो प्रॉफिट्स आप अर्न कर रहे हो प्रोजेक्टेड हैं उसमें से जो रिटेंशन पार्ट है वो अपनी फंड रिक्वायरमेंट में से डिडक्ट करना होता है। ठीक है, तो अगले साल हम जो प्रॉफिट कमाएंगे उसका 20% हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 80% हम रिटेन कर रहे होंगे, तो वो रिटेन फंड जो है हमारी एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायरमेंट को लो कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम फंड अवेलेबल फ्रॉम रिटेंशन जो होगा अगले साल हम सेल करेंगे जनाब, ये 20% इजाफे के साथ ये हमारी अगले साल सेल होने वाली 1100 तो करंट है ना, अगले साल तो 20% इजाफे के साथ सेल करनी है। इसका 10% हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाते हैं और इसका 80% हम रिटेन कर लेते हैं। ये हमारी रिटेंशन की वर्किंग आ गई जी, 1100 इंटू 1.2 इंटू 10% इंटू 80%, ये जी 105.60, ये हमारी रिटेंशन आ गई है। अब आप देख सकते हैं एडिशनल फंड जो आपको एक्सटर्नली रेंज करने हैं वो क्या है, 147.4 मिलियन। ये आपके फंड्स हैं जो आपको एक्सटर्नली अरेंज करने हैं, एडिशनल फंड्स। अच्छा, यहाँ पे मैं एक तवज्जो दिला दूँ आपकी कि जो बच्चों को अक्सर कन्फ्यूजन आ जाती है कि भाई एडिशनल सेल्स यहाँ पे तो 20 है तो यहाँ पे 120 क्यों है। तो भाई 20 यहाँ पे बात हो रही है कि हमें इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कितना चाहिए, तो एडिशनल सेल्स के ऊपर ही पैसा चाहिए ना, जो हमने सेल्स एडिशनल करनी है उन्हीं के लिए पैसा चाहिए। जो एग्जिस्टिंग सेल्स हैं, एग्जिस्टिंग सेल्स के लिए तो एसेट्स हम ऑलरेडी बाय कर चुके हुए हैं, एडिशनल सेल्स के लिए हमें मजीद एसेट्स बाय करने की ज़रूरत है। और ये जो बात कर रहे हैं तो ये तो भाई कंपनी लेवल पे बात हो रही है कि कंपनी की सेल्स तो 120 पे चले जाएंगे ना, तो 120 में से कंपनी पैसा रिटेन करेगी ना, तो 120 में से कंपनी पैसा रिटेन जो करेगी 120% ऑफ द टर्नओवर में से वो हमारी ग्रोथ को फाइनेंस करने में हेल्प करेगी। ठीक है, तो ये हमारी फंडिंग रिक्वायरमेंट पार्ट ए हमने इसको यहाँ पे एड्रेस किया। अब हम पार्ट बी को पढ़ते हैं, फिर उस पर हम बात करते हैं। What would be the maximum growth in sales that the company can achieve if external finances are not available? उसने कहा अगर एक्सटर्नल फाइनेंसेस ये ज़ीरो है तो फिर आप कितने % ग्रोथ फाइनेंस कर सकेंगे। अब यहाँ पे जो तवज्जो की बात है, अगर ये ज़ीरो है तो इसका मतलब हमें जो फंड्स अवेलेबल होने हैं वो इंटरनली अवेलेबल होने हैं, हमें फंड्स इंटरनली अवेलेबल होनी है, तो हम इतनी ग्रोथ फाइनेंस कर सकेंगे कि ये फंड रिक्वायरमेंट और ये इंटरनल जनरेशन बराबर हो जाए। अब इसमें ग्रोथ रेट x अननोन है, उसको अननोन रख के हम इक्वेशन बिल्ड कर लेते हैं जी। पार्ट बी की जो फर्स्ट बुलेट है हमारी, ठीक है जी, पार्ट B1 मैं इसको कह देता हूँ। हमारी इक्वेशन बनेगी कि अगले साल हम कितनी ग्रोथ लें, 1100 इंटू एक्स, ये x मैंने 20% को मैंने x ले लिया, यही मुझे पता नहीं है। इसका 1.4 मुझे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ये मेरा ये वाला फैक्टर जो है ना जी, ये मैंने इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया और ये मेरी फंड्स की अवेलेबिलिटी होने वाली है 1100 x इंटू 0.25, ये फंड्स पेबल से अवेलेबल होने हैं। और ये हमारे एक्सटर्नल जो फंड्स हैं इसको भी ऐड करते हैं 1100 इंटू 1 प्लस एक्स। अब ये 120% है ना, तो x हमें नहीं पता, बट करंट सेल्स प्लस ग्रोथ इंटू 0.1 इंटू 0.8, ठीक है जी, ये हमारा फैक्टर है। इसको अब हम सॉल्व कर लें फॉर अगर x, तो हमें पता लग जाएगा हम कितने % ग्रोथ सेल्स की फाइनेंस कर सकते हैं। सॉल्विंग इट फॉर x अगर आप देखिए तो आपका आंसर आता है जी 0.0748, जिसका मतलब है 7.48%। ठीक हो गया जी। अब चूंकि एक्सटर्नल फंड्स हमें अवेलेबल नहीं होने, तो हमने इतनी ग्रोथ करनी है कि एसेट्स के लिए जो पैसा चाहिए वो करंट लायबिलिटी से और इंटरनली जनरेटेड फंड से हमारा मैच हो जाए। तो हमने एक इक्वेशन बिल्ड कर ली, उसमें ग्रोथ का फैक्टर हमने x रख के इसको सॉल्व कर लिया और ये हमारे पास सोल्यूशन अवेलेबल हो गया। ये B1 हो गया जी। अब हम B2 पे जाते हैं। तो कहता है जी अगर एडिशनल फंड्स अवेलेबल हैं लेकिन इतना कि आपकी एग्जिस्टिंग डेट इक्विटी मेंटेन हो, इतने एडिशनल फंड मिलेंगे कि आपकी एग्जिस्टिंग डेट इक्विटी मेंटेन हो, तो उसके लिए पहले हम एग्जिस्टिंग डेट इक्विटी रेशियो देख लें जी। एग्जिस्टिंग डेट इक्विटी रेशियो हमारी कहाँ पे है जी, ये आ रही है जी हमारे पास। ये हमारी इक्विटी है और ये हमारा डेट है, तो यहाँ से हम रेशियो निकाल लेते हैं जी।
हम B2 की बात कर रहे हैं। हमारी एग्जिस्टिंग डेट इक्विटी रेशो जो है इट इज़ डेट इज़ 465 एंड इक्विटी इज़ 700, परसेंटेज में मेजर करें इट इज़ 66.43%। अब हम क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। उसने कहा जी अगर कितनी ग्रोथ आप फाइनेंस कर सकेंगे, कितनी ग्रोथ आप फाइनेंस कर सकेंगे अगर एडिशनल फंड जो हैं वो लिमिटेड हैं एग्जिस्टिंग डेट इक्विटी रेशियो की हद में। अभी यहाँ पे हमने क्या बात की थी कि एग्जिस्टिंग एडिशनल फंड ज़ीरो मिलेंगे। अब हम कह रहे हैं इतने मिलेंगे कि आपकी डेट इक्विटी रेशियो मेंटेन हो। तो अगले साल भाई आपकी इक्विटी कितनी आ रही है, ये जो रिटेन्ड फंड है ये अगले साल इक्विटी आ रही है, तो इसका मतलब इक्विटी का 66.43% आपको डेट भी आ जाएगा। तो अब हम, लेकिन हमें एक्स तो नहीं पता, ऊपर जो मैंने ये इक्विटी की फिगर है ये तो 20% ग्रोथ के साथ है। अब ग्रोथ ही तो हमें निकालनी है, तो उसके लिए मैं आपको इस इक्वेशन पे लाता हूँ। इस इक्वेशन में देखिए ये आपकी एसेट में इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, ये वो पैसा जो आपको आ जाएगा करंट लायबिलिटीज़ में, ये वो पैसा जो आपको पैसा आ जाएगा इक्विटी से। वो कह रहा है जी इक्विटी से पैसे के अलावा डेट से भी पैसा आएगा और वो कितना होगा, इतने परसेंट ऑफ इक्विटी, इक्विटी का इतने परसेंट ऐड होगा। तो हम एक नई इक्वेशन बनाते हैं, वो होगी जी 1100x इंटू 1.4, ये कंपोनेंट ऐसा ही रहा। 1100x इंटू 0.25, ये कंपोनेंट भी ऐसा ही रहा। और इक्विटी 1100 1 प्लस एक्स इंटू 0.1 इंटू 0.8, ये इक्विटी ये भी ऐसा रहा। अब वो कह रहा है इक्विटी के साथ 66.43% डेट भी आ सकता है, तो हम इसमें डेट के लिए 1.6643 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये इक्विटी प्लस डेट हो गया। बल्कि इसको आप इस तरह कर लीजिए, सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 प्लस 0.6643, ठीक है जी। ये आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल आपकी इक्विटी थी और इसमें ये आपने डेट ऐड कर दिया, ठीक है जी। और इस कंपोनेंट को आप जब एक्स-रे सॉल्व करते हैं तो ये आपका आंसर आता है जी 13.09 आएगा, जिसको आप 13.09% लिखते हैं। तो ये आपका जी लिस्ट क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, फाइनेंसिंग नीड, उसी से रेफरेंस से ग्रोथ को लेके एक बेसिक सा क्वेश्चन था, रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा आपको आइडिया देने के लिए कि कैसे चीज़ों को यहाँ पे हमने मैनेज करना होता है वर्किंग कैपिटल में। अच्छा, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये थोड़ा सा एक ज़्यादा एलेबोरेटेड क्वेश्चन है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के ऊपर ही, समर 11 का। Prepare statement showing projected working capital requirement for both the years relating to the new product। 2 सालों की working capital requirement हमें establish करने को कहा जा रहा है, ठीक है जी। तो 2 सालों की working capital requirement है, डेटा पढ़ते हैं जी और उसके मुताबिक हम फॉर्मेट्स डिसाइड करेंगे और आगे कैरी करेंगे डिस्कशन को। पंजनद जूस कंपनी is launching a new product. The annual capacity of this product is 24,000 units and per unit cost has been estimated as under। Annual capacity और per unit cost उसने बता दिया जी, ये प्रोजेक्शन है हमारी। मटीरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, डेप्रिसिएशन 150। The selling price would be 200 per unit. Selling expenses are estimated at ₹10 per unit. 80% of the selling expenses are considered variable। अच्छा जी, ऊपर जो थे ना वो आपकी कॉस्ट पर यूनिट थी, वो यकीन प्रोडक्शन कॉस्ट थी, और प्रोडक्शन कॉस्ट के अलावा उसने कहा जी सेलिंग एक्सपेंसेस भी हैं 10%, जिसमें से 80% आर कंसिडर्ड वेरिएबल। प्रोजेक्शंस रिलेटेड टू द फर्स्ट 2 years आर एज फॉलोज। 2 साल की जो प्रोजेक्शन है प्रोडक्शन एंड सेल्स दोनों की हमें बता दी गई है। अदर रिलेटेड एस्टिमेट्स आर एज फॉलोज। Stock of raw material 3 months average consumption। Now we should be familiar with these terms। Stock of raw material 3 month consumption के बराबर है, इसका मतलब एनुअल कंजम्पशन लें बटा 12 करें इंटू 3 करें, रॉ मटेरियल स्टॉक आ जाएगा।
स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स टू बी वैल्यूड एट एवरेज कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब यहाँ पे उसने स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में कितने महीने का स्टॉक है वो नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि प्रोडक्शन अवेलेबल है, सेल्स अवेलेबल है, तो प्रोडक्शन माइनस सेल्स आपके पास स्टॉक की फिगर खुद यहाँ से निकल आती है। डेटर्स 1 मंथ सेल, क्रेडिटर्स फॉर सप्लाई 2 मंथ्स एवरेज परचेजेस, क्रेडिटर्स फॉर वेरिएबल एंड फिक्स्ड ओवरहेड 1 मंथ एवरेज, बैड डेट्स 0.75। अच्छा जी, अब हमसे कहा गया है जी प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग प्रोजेक्टेड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अच्छा, जैसे आपसे बात हुई थी कि आप वर्किंग कैपिटल रेशियोज को देखते तो आपको पता लग जाता है कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज कौन कौन सी हैं जो आपने प्लान करनी है। ठीक है जी, तो आपको यहाँ से पता लग रहा है कि आपको रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स 2 तरह की इन्वेंट्रीज चाहिए। रिसीवेबल्स, ये आपका एक तीसरा करंट एसेट आएगा। पेएबल फॉर मटेरियल एंड पेएबल फॉर वेरिएबल एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स, ये आपके पेएबल फॉर एक्सपेंसेस कह लीजिए, ये आपके पे लायबिलिटीज़ हैं। तो हम सबसे पहले फॉर्मेट की तरफ जाते हैं। हमारा फॉर्मेट जो हम फॉलो करने जा रहे हैं 2 सालों का डाटा है जी, तो हम यहाँ पे 2 कॉलम बना लेते हैं ईयर 1 ईयर 2 के लिए। ये पैरेलल में ही हम अरेंज कर लेंगे। करंट एसेट्स, हमारे पास रॉ मटेरियल है, हमारे पास फिनिश गुड्स हैं, हमारे पास रिसीवेबल्स हैं। करंट लायबिलिटीज, हमारे पास पेएबल्स हैं फॉर रॉ मटेरियल, हमारे पास पेएबल फॉर एक्सपेंसेस हैं। अच्छा, ये जी हमारे पास आइटम्स हैं 3। हमारे पास करंट एसेट्स आइटम, 2 करंट लायबिलिटीज आइटम, जिसके बाद यहाँ पे हम नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एस्टेब्लिश कर लेंगे। करंट लायबिलिटीज़ की फिगर है जी, ये हम यहाँ पे एज अ डिडक्शन शो कर देंगे। अच्छा जी, अब हम एक वर्किंग छोटी सी स्टैंडर्ड सी वर्किंग हमें रिक्वायर्ड है, वो हमें जो ओपनिंग स्टॉक और सेल्स की फिगर, उसमें प्रोडक्शन और सेल्स की फिगर दी हुई है, वहाँ से हम इन्वेंट्री इस्टेब्लिश कर लेंगे, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की फिगर यहाँ पे हमारे आने वाली हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटी सी फिगर, हम ओपनिंग स्टॉक वर्किंग 1 हम इसको कह देते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस सेल्स, यहाँ से हम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की बात कर रहे हैं। ये सारी वर्किंग हमारी इसी तरह 2 सालों पे ही चलती रहेगी। चूँकि नई प्रोडक्ट लॉन्च हो रही है तो हमारा पहले साल तो कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है। प्रोडक्शन पहले साल हमारी 15,000 है, सेल्स पहले साल हमारी 14,000 है, और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ से हमारे पास पहले साल का आ जाता है 1,000। ये क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बनेगा। अगले साल की प्रोडक्शन हमारी है 20,000, अगले साल की सेल्स हमारी है 18,000, और अगले साल का क्लोजिंग स्टॉक हमारा आ जाएगा 3,000। लीजिए जनाब, ये हमारे पास ईयर 1 ईयर 2 का एक छोटी सी वर्किंग आ गई। अब हम कैरी करते हैं बाकी आइटम्स की तरफ 1 बाय 1। कुछ वर्किंग्स हमारी इजी एंड क्विक होंगी, कुछ पे में ज़रा डिटेल में जाना पड़ेगा। 1 बाय 1 चलते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के बारे में वो कहता है जी आपकी 3 मंथ कंजम्पशन है। अब कंजम्पशन का ताल्लुक आपका प्रोडक्शन से होता है, ऐसे ही है जी, कंजम्पशन का ताल्लुक प्रोडक्शन से है। तो प्रोडक्शन आपके पास ईयर 1 की अवेलेबल है, और प्रोडक्शन को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 80 से तो आपके पहले साल की रॉ मटेरियल कंजम्पशन कॉस्ट आ जाएगी। सो आपकी पहले साल की कंजम्पशन कॉस्ट 15,000 इंटू 80 है, और आपको कहा गया कि आपकी इन्वेंट्री 3 मंथ्स एवरेज कंजम्पशन है, तो डिवाइड विथ 12 इंटू 3, ये आपकी पहले साल की रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री आ गई।
3 लाख जनाब हमारे पास पहले साल की रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री। फिगर्स हम रुपीज़ में ले रहे हैं, 300,000। सेकेंड ईयर की हम वर्किंग करते हैं जी। सेकेंड ईयर की प्रोडक्शन हमें बताया गया है वो होगी जी 20,000। बाकी डाटा वही रहने वाला है, 80 रुपीज़ पर यूनिट डिवाइड बाई 12 इंटू 3। दोनों सालों का अगर पीरियड्स बदल जाते तो हम वर्किंग थोड़ी बदलते। ये जनाब 400,000, ये सेकेंड ईयर की हमारे पास रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री आ गई। अच्छा जी, अब हम जाते हैं फिनिश गुड्स इन्वेंट्री की तरफ। फिनिश गुड्स के लिए हमें शायद एक वर्किंग बनानी पड़ेगी, क्योंकि फिनिश गुड्स की में हमें एक तो पहले प्रोडक्शन कॉस्ट चाहिए पूरे साल की, क्योंकि फिनिश गुड्स तो प्रोडक्शन कॉस्ट पे बेस करेगी ना। तो हमें पूरे साल की प्रोडक्शन कॉस्ट चाहिए और उस प्रोडक्शन कॉस्ट को लेके हमने फिर इन्वेंट्री वैल्यू करनी है। वर्किंग 2, सॉरी हमारी वर्किंग यहाँ पे 2 बनेगी। वर्किंग 1 तो हमने प्रोडक्शन और सेल की फिगर के लिए इन्वेंट्री के यूनिट्स के लिए बना ली थी ना, तो ये हमारी वर्किंग 2 अब बनेगी। अच्छा जी, प्रोडक्शन कॉस्ट हमें चाहिए, तो प्रोडक्शन कॉस्ट के कंपोनेंट्स हमारे हैं रॉ मटेरियल, हमें जो कॉस्ट दी ना उसी पर जा रहे हैं, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स एंड डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पे आपको तवज्जो करनी है कि उसने हमें जो वर्किंग कैपिटल के रेफरेंस से हम जब एनालिसिस करते हैं तो उसमें हम बिल्कुल बैलेंस शीट की जो कन्वेंशन है उनको लेके चल रहे होते हैं। अब बैलेंस शीट में इन्वेंट्री प्रोडक्शन कॉस्ट पे आती है, वो प्रोडक्शन कॉस्ट मार्जिनल है या एब्जॉर्प्शन है, क्वेश्चन पे हमें देखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में क्लियर है कि वो एब्जॉर्प्शन कॉस्ट है, इसमें फिक्स्ड ओवरहेड भी उसने कॉस्ट में शामिल किए हुए हैं, डेप्रिसिएशन भी शामिल किए हुए हैं। तो हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बैलेंस शीट कन्वेंशन को फॉलो कर रहे होते हैं। कैश फ्लो का कॉन्सेप्ट, डिसीजन मेकिंग में वेरिएबल मार्जिनल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट नहीं यहाँ पे चलेगा। यहाँ पे बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट चल रहा है कि बैलेंस शीट में हमारे करंट एसेट्स कितने होंगे, बैलेंस शीट में डेटर्स कितने होंगे, बैलेंस शीट में स्टॉक्स कितने होंगे। तो बैलेंस शीट में स्टॉक्स जिस कॉस्ट पे आ रहा है वही कॉस्ट हम लेकर चल रहे हैं। यहाँ पे हम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बैलेंस शीट के कॉन्टेक्स्ट में करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए हमें फिक्स्ड ओवरहेड और डेप्रिसिएशन ये तमाम कॉस्ट शामिल करनी है जो कि फिक्स्ड हैं और नॉन कैश हैं, लेकिन हमारी बैलेंस शीट में चूंकि कॉस्ट में रिफ्लेक्ट होनी है तो यहाँ पे आएंगी। हमें एनुअल कॉस्ट चाहिए जी। तो सबसे पहले ईयर 1 में जितने प्रोडक्शन आपने करनी है, आपकी सालाना कॉस्ट आपकी ईयर 1 में जो रॉ मटेरियल की आएगी, आपकी प्रोडक्शन पहले साल की 15,000 है, तो 15,000 इंटू 80 ये आपकी पहले साल की रॉ मटेरियल की कॉस्ट है। इन तमाम कंपोनेंट्स को सम करेंगे सालाना कॉस्ट तो ही एनुअल प्रोडक्शन कॉस्ट बनेगी ना, उसी पे हमने इन्वेंट्री को वैल्यू करना है। फिर आप लेबर पे जाते हैं तो लेबर भी आपकी 30 रुपये पर यूनिट के हिसाब से ये आपकी बनती है जी। लेबर इज योर 30 रुपीज़ के हिसाब से 450,000। वेरिएबल ओवरहेड आपका जी 10 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से 150,000। फिक्स्ड ओवरहेड, अब यहां पे आपको तवज्जो चाहिए, फिक्स्ड ओवरहेड आपको पर यूनिट दिए गए हैं, आप यहां पे एनुअल कॉस्ट निकाल रहे हैं। अब फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट कहां से आते हैं? एनुअल बजटेड कॉस्ट डिवाइडेड विद, क्योंकि उसने कहा कॉस्ट पर यूनिट जो निकाली गई है ये 24,000 को बेस करके निकाली गई है। तो वेरिएबल कॉस्ट पे तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट पे फर्क पड़ जाता है जब फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट हो। तो अब हम जब एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट लेनी है तो वो 24,000 को हमने मल्टीप्लाई करना है 20 से, ठीक है जी। तो एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट हमारी यहां से 480,000 आती है। एंड सिमिलरली डेप्रिसिएशन भी फिक्स्ड कॉस्ट है, वो भी 24,000 पे बेस करेगी इनटू 10, 240,000। लीजिए जी, ये हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई पहले साल की 2520, ये पहले साल की प्रोडक्शन कॉस्ट है जी। इसी तरह हम दूसरे साल की प्रोडक्शन कॉस्ट बनाएंगे। दूसरे साल में हमारे जो यूनिट्स हमने बनाए थे वो 20,000 थे, कॉस्ट पर यूनिट यही रहने वाली है 20,000 इंटू 80, ये आपका जी 16 लाख हो गया। 20,000 इंटू 30 ये आपका 6 लाख हो गया। 20,000 इंटू 10 ये आपका 2 लाख हो गया। फिक्स्ड कॉस्ट विल बी द सेम, फिक्स्ड कॉस्ट प्रोडक्शन कम है ज़्यादा है उस पर तो कोई चेंज नहीं आना, ये 480,000 ही रहेगी, ये 240,000 ही रहेगी। और इस तरह आप इसका भी टोटल बना सकते हैं, ये बनता है जी 3120,000।
अच्छा जी, अब हम चलते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन की तरफ। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में पहले हम ईयर 1 की इन्वेंट्री की बात कर लें। ईयर 1 की टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट 2520 है। ये हमारी 15,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन कॉस्ट है और ईयर 1 की इन्वेंट्री इन हैंड है 1000। तो ये जनाब आपकी ईयर 1 की इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई 2520 डिवाइड विद 15,000 इंटू 1000, 168,000। ठीक हो गया जी। ये आपकी ईयर 1 की इन्वेंट्री, फिनिश गुड इन्वेंट्री आ गई। आप इसको बेशक यहाँ पे ले जाके फीड कर दीजिए। फिनिश गुड इन्वेंट्री ईयर 1 की 168,000। अब ईयर 2 की इन्वेंट्री पे हम बात करते हैं उसके लिए, लेकिन हमें एक बार फिर ज़रा यहाँ पे तवज्जो चाहिए। उसने ईयर 2 की इन्वेंट्री के बारे में बताया हुआ है, ईयर 2 की इन्वेंट्री के बारे में उसने हमें बताया हुआ है कि ईयर 2 इन्वेंट्री इज़ वैल्यूड बेस्ड ऑन वैल्यूड एट एवरेज कॉस्ट बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन। एवरेज कॉस्ट के ऊपर हमने इसको वैल्यू करना है। तो एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, ईयर 2 की वैल्यूएशन में आपकी 168,000 ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट है प्लस 3120 ये आपकी प्रोडक्शन की कॉस्ट है फॉर द ईयर। डिवाइड करते हैं इसको ओपनिंग स्टॉक के यूनिट से प्लस प्रोडक्शन के यूनिट से। तो टोटल आपके पास 21,000 यूनिट्स अवेलेबल हुए थे। कॉस्ट पर यूनिट एवरेज होकर क्या आई, और इन हैंड जो ईयर 2 के एंड पे बच रहे हैं वो 3000 है। यहाँ से आप अपनी इन्वेंट्री की वैल्यू देख सकते हैं क्या आएगी। ये जनाब आपके पास जो इन्वेंट्री की वैल्यू आ रही है 469,714, 469,714। ये आपकी इस ईयर 2 की इन्वेंट्री की वैल्यू 469,714। तो जनाब हमारे पास फिनिश गुड्स की भी इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई। दोनों स्टॉक में एवरेज बेसिस पे हमने वैल्यू किया। उसकी वर्किंग का फिर देख लीजिएगा। ईयर 1 में एवरेजिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि ईयर 1 पहला साल ऑफ ऑपरेशन था तो वहाँ पे वैल्यू होगा। लेकिन ईयर 2 में एवरेजिंग आ गई क्योंकि ओपनिंग स्टॉक अवेलेबल था, तो ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट प्लस करंट प्रोडक्शन की कॉस्ट डिवाइड विद ओपनिंग स्टॉक का यूनिट्स प्लस करंट प्रोडक्शन यूनिट्स। तो हमारे पास यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट आई। कॉस्ट पर यूनिट को मल्टीप्लाई किया 3000 से, इन हैंड से इन्वेंट्री वैल्यू आ गई। अच्छा, जब हम चलते हैं थर्ड आइटम रिसीवेबल की तरफ। रिसीवेबल के बारे में क्या कहता है जी, डेटर्स 1 मंथ सेल। ये तो बड़ा आसान है जी, 1 मंथ सेल तो हमारे पास 1 साल की सेल पता है, यूनिट्स इनटू प्राइस, साल की सेल आ गई। तो 1 मंथ सेल क्या होगी, बड़ा आसान हो गया जी। पहले साल 14,000 आपकी सेल है, 200 आपकी प्राइस है, डिवाइड विद 12 कर दो, 1 मंथ सेल आ जाएगी। आपका जनाब रिसीवेबल आ रहा है 233,333। इसमें एक सॉरी गलती आ गई जी, रिसीवेबल हमें शुड एडजस्ट फॉर बैड डेट्स बट वी लर्न कि हमारे बैड डेट्स कितने हैं जी इसमें 0.75। तो ये सेल्स हैं इनटू 99.25%, फिर डिवाइड बाई 12 करेंगे एडजस्टेड फॉर बैड डेट्स। तो 14,000 इंटू 200 इंटू ये जनाब हमारे पास रिसीवेबल का बैलेंस आ गया 231,583। ये हमारे पास पहले साल के रिसीवेबल आ गए। इसी तरह हम दूसरे साल के रिसीवेबल निकालेंगे। दूसरे साल के सेल्स हैं जी 20,000 यूनिट्स इंटू 200 इंटू पॉइंट ये आप इसका कर लें 99.25% डिवाइड विद 12, 338,33, 338,33। नहीं जी, फिगर थोड़ी गलत होगी। अच्छा जी, माय मिस्टेक। सेल्स हमारी सेकेंड ईयर की 18,000 है, 18,000 सेल्स है। आई वाज टेकिंग देम 20,000, इसलिए मेरी फिगर्स मैच नहीं कर रही थी। 18,000 इंटू 200 इट इज़ 297,750। मैं इस फिगर को लिखता जा रहा था, पर जो रॉ मटेरियल के मैंने यूज़ किया वो तो प्रोडक्शन की है। सेल्स तो हमारी 18,000 है। बहरहाल जी हमारे रिसीवेबल की फिगर भी आ गई। अब पेएबल फॉर मटेरियल है। पेएबल फॉर मटेरियल की अगर हम बात करें तो पेएबल फॉर मटेरियल डिपेंड करता है जी आपका परचेजेस पे। उसने कहा जी 1 मंथ एवरेज परचेजेस पे डिपेंड करता है। और परचेजेस कहाँ से आती हैं, आपकी परचेजेस होती हैं जी कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है जी, ये हमारी रिक्वायरमेंट होती है परचेजेस की। तो हम इसके लिए वर्किंग नंबर 3 बना लेते हैं। वर्किंग नंबर 3 हम रॉ मटेरियल कंजम्पशन लाते हैं, इसमें ऐड करेंगे रॉ मटेरियल
क्लोजिंग स्टॉक, इसमें से लेस करेंगे रॉ मटेरियल ओपनिंग स्टॉक, तो हमें रॉ मटेरियल परचेजेस की फ़िगर मिल जाएगी और इस परचेजेस की फ़िगर पे हम पेबल्स की फ़िगर निकाल लेंगे जो कि 1 मंथ में आनी है। ठीक है जी, इसी तरह हम 2 साल का डाटा अरेंज करने जा रहे हैं। रॉ मटेरियल कंजम्पशन प्रोडक्शन से लिंक करती है। पहले साल की 15,000 इंटू 80 12 लाख, दूसरे साल की 20,000 इंटू 80 16 लाख। ये जी हमारे पास कंजम्पशन की फिगर आ गई रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक ये हमने वर्कआउट किया हुआ है ऊपर हमने आंसर में, तो वहाँ से उठाते हैं। रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक वी डोंट हैव टू रीवर्क, 3 लाख 4 लाख, ये क्लोजिंग स्टॉक की फिगर हमारे पास अवेलेबल है। क्लोजिंग स्टॉक पहले साल का 3 लाख है, दूसरे साल का 4 लाख है। ओपनिंग स्टॉक पहले साल का कुछ नहीं क्योंकि नया बिजनेस शुरू हुआ है, और दूसरे साल का जो पहले साल का क्लोजिंग है वो दूसरे साल का ओपनिंग आ गया जनाब। यहाँ से हम रॉ मटेरियल परचेजेस की फिगर पे आते हैं, 15 लाख और यहाँ पे जी 1.7 मिलियन, और 1 मंथ परचेजेस इफ दिस इज ए, तो पेबल्स आपके ए डिवाइड विद 12 है। 1,25,000 पहले साल का पेबल है अगेंस्ट मटेरियल और 141,667 ये दूसरे साल का पेबल आ गया। आखिरी फिगर जी हमारे पास पेबल फॉर एक्सपेंसेस की आ गई, तो उसके लिए वर्किंग हम 4 बनाएंगे जिसमें हम पहले तमाम एक्सपेंसेस की डिटेल इकट्ठी कर लेंगे, और जब एक्सपेंसेस की डिटेल आ जाएगी तो क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस या फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं वो 1 मंथ के हम ले लेंगे। तो हम पहले तमाम एक्सपेंसेस की डिटेल बनाते हैं, हमें जो एक्सपेंसेस की फिगर्स चाहिए हम वो आइडेंटिफाई करें। इसके लिए हम एक वर्किंग बनाएंगे जनाब, और उसका वर्किंग का नंबर होगा जी वर्किंग नंबर 4। वर्किंग 4 हमें जो एक्सपेंसेस की डिटेल दी गई हैं उनको हम आइडेंटिफाई करें। तो हमारे पास जो एक्सपेंसेस हैं उनमें वेरिएबल ओवरहेड हैं, हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड्स हैं, हमारे पास फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं, फिर हमारे पास वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है और हमारे पास फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट है। पहले हमने एनुअल कॉस्ट लेनी है और फिर इस एनुअल कॉस्ट से हमने पेबल निकाल लेने हैं जो कि हमारे होंगे, जो टोटल हमारी एनुअल कॉस्ट आ रही होगी, लेट्स इफ इट इज़ बी, 1 मंथ क्रेडिट है, बी डिवाइड विद 12। उसी तरह 2 कॉलम वर्किंग ईयर 1 ईयर 2 अलग-अलग लेके चलेंगे हम। वेरिएबल ओवरहेड्स का ताल्लुक यकीनन प्रोडक्शन से है, तो प्रोडक्शन के हिसाब से लेकर चलते चलें। हमारे वेरिएबल ओवरहेड्स हैं जी 10 रुपीज़, और पहले साल की प्रोडक्शन, पहले हम पहले साल का डाटा बनाएं। पहले साल की प्रोडक्शन आपकी है 15,000 इंटू 10, वेरिएबल ओवरहेड आपकी आए जनाब 1,50,000। फिक्स्ड ओवरहेड, हम ये बात फिनिश गुड की इन्वेंट्री वैल्यूएशन में कर चुके हैं। फिक्स्ड ओवरहेड को हम 24,000 पे वैल्यू कर रहे हैं और 24,000 इंटू 20, ये फिगर मैं हम वहाँ से भी कैरी कर सकते हैं, रिकैलकुलेट करने की हमें ज़रूरत नहीं है, मैं अगर बल्कि रेफरेंस दे देता हूँ। ये तमाम वैल्यूज़ हमने ये वर्कआउट वर्किंग नंबर 2 में की हुई हैं। ठीक है जी, हमने वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, ये 2 फिगर यहाँ पे ली हुई हैं, तो बहरहाल मैंने यहाँ पे कैलकुलेट भी कर ली, तो बहर आ गया। अब वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, हमें सेलिंग कॉस्ट के बारे में उसने कहा कि हमारी सेलिंग कॉस्ट 10 पर यूनिट है जिसमें 80% इज़ वेरिएबल। इसका मतलब 8 रुपये वेरिएबल है और ये सेलिंग कॉस्ट है, तो 8 रुपये पर यूनिट पहले साल की सेल पे 14,000 पे लगेगी जी। 14,000 इंटू 8, ये जी आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ गई 1,12,000, और जो फिक्स सेलिंग कॉस्ट वो 2 रुपये है, वो लगेगी हमारी इस कैपेसिटी पे, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट जो भी है वो बजटेड या नॉर्मल कैपेसिटी जो ली गई है उसी पे डिटर्मिन की गई है, तो उसको 24,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपकी जनाब 48,000 आ गई। तो यहाँ से आप टोटल लेते हैं जी इन हेड्स का 150,000 प्लस 480,000, ये साल की कॉस्ट है, तो डिवाइड बाई 12 कर दें, ये आपका पेबल आ जाएगा, इट इज़ 65
833, ये आपका पेएबल है पहले साल का अगेंस्ट एक्सपेंसेस। 65833। इसी तरह हम सेकेंड ईयर की वर्किंग हम बनाते हैं। सेकेंड ईयर की वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड की फिगर हम यहाँ से उठाते हैं जी। वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स्ड ओवरहेड की फिगर 200,000 एंड 480,000, और जो ये वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है 8 इंटू सेकेंड ईयर सेल 18,000, 144,000 आ गया। और जो फिक्स कॉस्ट वो तो इसी तरह 48,000 ही आएगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट का वॉल्यूम से कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पे हम सम लेंगे और डिवाइड बाई 12 करके हम पेएबल इस्टेब्लिश कर लेंगे। 72,667। लीजिए जनाब, ये हमारे पास फिगर कंप्लीट हुई। अब हम अपने यहाँ से नेट वर्किंग कैपिटल इस्टेब्लिश कर सकते हैं। पेएबल फॉर मटेरियल में जी, पेएबल फॉर मटेरियल में शायद मुझसे कोई मिस्टेक हुई। लेट मी सी। पेएबल फॉर मटेरियल, पेएबल का पीरियड हमारा क्या है जी? पेएबल फॉर मटेरियल इट्स 2 मंथ्स। पेएबल जी, ये मुझसे मिस्टेक हुई। पेएबल्स की वर्किंग आपकी ये जो आ रही है डिवाइड बाई 12 इंटू 2, सो ये आपका 250,000 है और ये आपका 141,667 इंटू 2, ये आपका 283,334। दिस इज़ 250,000। ये थोड़ी सी मैं आपको करेक्शन का तरीका भी बता रहा हूँ, कैसे करेक्शन करनी है। एक लाइन आपने डालनी, क्रॉस करनी है और उसके ऊपर फिगर आपने रिवाइज करके लिख देनी है। यहाँ से जो हमारे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आ जाती है, इट कम्स टू 383,750 और ये आ जाती है जी हमारी 811,463 वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये हमारी जो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारी रिक्वायरमेंट थी उसको भी हमने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 की रिक्वायरमेंट एक बार फिर पढ़ लें। इट वाज प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग प्रोजेक्टेड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर बोथ ऑफ द ईयर रिलेटिंग टू द न्यू प्रोडक्ट। तो नए प्रोडक्ट के लिए हमने दोनों साल की प्रोजेक्टेड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एस्टैब्लिश की। ये हमारे पास वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के आंसर है। आज के लिए इतना ही, बाकी जी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। हम कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन वर्किंग कैपिटल पे। कुछ यही हमारा जो डिस्कशन चल रहा है पहला पोर्शन, कुछ डिस्कशन हमारी इस पे रहती है, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद हम स्पेसिफिक एसेट्स पे चले जाएंगे, जैसे डेटर्स मैनेजमेंट है, फिर हमारी इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, फिर हमारा कैश मैनेजमेंट है, पेएबल्स मैनेजमेंट है, फिर हम उस पर बात शुरू करेंगे। इसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट बाद आवे वो पोर्शन है जिससे आप फेमिलियर होंगे, क्योंकि आपने कैफ 8 में अपनी फाउंडेशन स्टडीज़ में इन्वेंट्री मैनेजमेंट का एक चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है। तो वो हमारा यहाँ पे जो वर्किंग कैपिटल में इन्वेंट्री मैनेजमेंट का पोर्शन इट्स द सेम। ठीक है जी। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर जी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।